सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, sir. Sir, first of all, many congratulations on your being allocated PSP group. Sir, thank you so much. Indeed, this is a great news. पहला जो सर आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि सीएसएस के, क्योंकि आपको पता है कि सीएसएस में काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, और आपका एक छोटे से गांव से ताल्लुक है। अब सबसे पहले हमें आप अपना थोड़ा सा तालीमी सफ़र अगर बताएं और उसके बाद बकाया हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सर थैंक यू सो मच। मेरा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, एक हम्बल बैकग्राउंड है। जो मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की वो अपने गांव में एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ से की। फिर मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, सुहेल पब्लिक स्कूल महसर वडा। उसके बाद फिर मेरी 2008 में कैडेट कॉलेज लाड़काना में सिलेक्शन हुई स्कॉलरशिप पे, और 2008 से लेके 2013 तक मैंने जो इंटरमीडिएट किया अपना वो कैडेट कॉलेज लाड़काना से ही किया। उसके बाद फिर मैंने 2013 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की, जिसमें मेरा जो सब्जेक्ट था वो था हिस्ट्री। और 2017 में जो है वो मैंने डिग्री की। तो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुल यूँ समझ लें कि 16 ईयर एजुकेशन है। और 16 ईयर एजुकेशन में जो मेरा तालीमी सफ़र रहा है वो पोटेंशियली आउटस्टैंडिंग रहा है, कैडेट कॉलेज में भी, अपने स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में। सर आपका ताल्लुक एक छोटे से गांव से है, जो तो ये एएसपी तक का सफर, एक छोटे से गांव से लेकर एएसपी तक का सफर आपने ये कैसे तय कर पाया? असल में इंग्लिश में कहते हैं कि द जर्नी ऑफ द 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो जो दुनिया में बड़े बड़े ख्यालात और बड़ी बड़ी तहरीकें होती हैं, बड़े बड़े नजरियात होते हैं, बड़ी बड़ी जुस्तजू की तहरीकें होती हैं, वो किसी एक छोटे से ख्याल से ही जन्म लेती हैं। तो जब मैं पढ़ता था अपने स्कूल में तो मैंने देखा कि स्कूल जब हमारे तालीम दे रहे थे तो वहाँ पे दो कौमों के दरमियान जो है वो झगड़ा हो गया। और उसके बाद कोई 10 से 15 दिन वहाँ पे मुकम्मल तालीमी निज़ाम बंद हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अवाम की जो मूवमेंट है वो बंद हो गई। और ख़ासतौर पर जो गरीब और मुतवसत तबका था वो उससे बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। तो वो मेरी लाइफ का, वो क्लास 7 में मैं था तब, एक टर्निंग पॉइंट था। जब बच्चों के ख्यालात होते हैं कि उन्हें पायलट बनना है, उनके ख्यालात होते हैं कि उन्हें कोई इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, तो मेरी मोटिवेशन डिफरेंट थी। और मेरी ये मोटिवेशन थी कि मैंने आगे चलकर इंशाल्लाह खुदा ने अगर मुझे मौका दिया और ये सलाहियत दी तो मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन करूंगा, क्योंकि पुलिस अपने आप में वाहिद एक शोबा है जिसमें इंसाफ की फराहमी बिल्कुल इफेक्टिव और अर्जेंट मैनर में पॉसिबल हो सकती है। और यही वो शोबा है जिसके तहत मैं समझता हूँ कि रूरल सेटअप में जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी सर्विसेज का जो स्कोप है वो बहुत वाइडर स्केल तक इंक्रीज कर सकता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन इसको फिर मैंने यहाँ तक महदूद नहीं किया। जैसे खलील जिब्रान का कहना ये है कि ख्वाब वो नहीं जो कि आप नींद में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो कि आपको सोने नहीं देते। तो ये यहाँ से एक ख्वाब ने जन्म दिया, एक बड़ी तहरीक ने जन्म दिया, एक ज़हनी सोच ने जन्म दिया। और इस तहरीक ने, इस जुस्तजू ने बुनियादी तौर पर फिर मुझे खुदा की रहम करम से कैडेट कॉलेज लाड़काना में भी सिलेक्शन कराई, फिर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में भी गया। लेकिन इस पूरे सफर में मेरा ये मकसद इंटैक्ट रहा। और मैंने 2018 में एक तरफ मैंने पीएमएस क्वालिफाई किया, जिसमें एज असिस्टेंट कमिश्नर मैं एलोकेट हुआ, 34th पोजीशन हासिल की। लेकिन मेरी फिर भी यही ख्वाहिश थी कि मैंने जब तक अपना जो अल्टीमेट ड्रीम है वो रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं करना, तब तक शायद मेरी जिंदगी में जो है वो मीनिंग नहीं आनी। तो 2018 में खुदा के फजल करम से मैंने पाकिस्तान में 26वीं पोजीशन और सिंध में जो 3री पोजीशन है वो हासिल की, और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन भी हासिल की। अच्छा सर, आप लोगों के लिए माशाल्लाह बहुत बड़ी मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन भी है, और बहुत से लोग अभी आपको फॉलो भी कर रहे हैं, और काफ़ी जो है वीडियोस जो है आपकी, जो 1-2 वीडियोस वायरल हुई हैं गांव की, उसके बाद तो बड़ी मोटिवेशन मिली है। अब नेक्स्ट ईयर जो बच्चे सीएसएस में अपीयर होने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा है? जितने भी हम में से सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं, मेरे ख्याल से जो 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं, तो मेरी उनसे पहली तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप अपनी तैयारी का प्लान एक डेवलप कर लें।
जब तक आपकी तैयारी का कोई लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, जिसे हम रूटीन वाइज एक प्लान कहें, वो नहीं होगा, तब तक आपकी तैयारी में एक टेंजिबल लेवल पे कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो प्लानिंग आपकी ओवरऑल तैयारी का जो है एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें आप मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं कि आप पहले तमाम तर कंपलसरी, फिर बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के डिटेल नोट्स बना लें, फिर उनकी रिवीजन कर लें, और फिर जो 5 पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो उनमें अपीयर हो जाए। सेकंड, मैं उन्हें ये कहूंगा कि सीएसएस की तैयारी में जो प्लानिंग के बाद जिस चीज का रोल है वो है नॉलेज। अब अक्सर लोग समझते हैं कि या तो इसमें कोई बिल्कुल पीएचडी ओरिएंटेड नॉलेज चाहिए, या बिल्कुल दीगर जो दूसरी एक्सट्रीम पे लोग हैं उनका ख्याल ये कि बिल्कुल सतही किस्म की नॉलेज चाहिए। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आपको इतनी नॉलेज चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर नेशनल, लोकल, रीजनल या इंटरनेशनल इवेंट को कहीं ना कहीं पे कंसिडरेबल लेवल पे जो है वो इन डेप्थ एनालाइज कर सके। तो नॉलेज आपके सब्जेक्ट्स वाली और आपकी जो जनरिक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, एमसीक्यूज वाली नहीं, सब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी होगी। लेकिन ये जो दो पहलू हैं वो मैं सीएसएस के देखने वाले पहलू हैं। जो असल पहलू है सीएसएस का वो है आपका एटीट्यूड। अब एक हमारे पास स्टूडेंट्स की कैटेगरी है जिनके लिए मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि दे लुक बिजी बट दे डू नथिंग। यानी कि वो लाइब्रेरी भी जाते हैं, वो रूटीन भी फॉलो करते हैं, उनके हाथ में किताब भी होती है, जब वो दूसरों 25 किताबों के नाम भी ले लेते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि उन्हें बुनियादी जो सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बताने होते हैं। तो एटीट्यूड से मुराद ये है कि आप कितनी कमिटमेंट के साथ तैयारी कर रहे हैं, कितनी आप सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से फैज साहब ने कहा था कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। तो ये जो एटीट्यूड है कि काम से आपने इश्क करना है, ये बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, आप कितनी ही नॉलेज इंक्रीज कर लें, जब तक आपका एटीट्यूड सीएसएस की तरफ एक वाइब्रेंट, एक विजिलेंट कैंडिडेट वाला नहीं है, तब तक आप इस एग्जाम में वो विल पावर हासिल नहीं कर सकते जो कि आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करेगा। बिकॉज आई बिलीव दैट योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर अल्टीट्यूड। यानी कि आप कितना ऊपर जाएंगे ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ और कितनी कमिटमेंट के साथ अपना काम कर रहे हैं। जबरदस्त। नेक्स्ट ईयर जो अपीयर होने जा रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो काइंडली बहुत से बच्चे यही सवाल करते हैं कि हमें कोई ऐसा मतलब पीएसपी स्पेशली डीएमजी ग्रुप वाले हमें ये बताएं जो टॉप स्लॉट में आते हैं कि उनकी पेपर टेक्निक्स क्या है। उनके लिए आपकी क्या सजेशन है कि वो पेपर टेक्निक्स अगर हम हमारे साथ आप शेयर कर सकें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ से फ़ायदा ले सकें। बिल्कुल, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी इंडिविजुअल की ग्रुप के एलोकेशन में। मसलन ऐन मुमकिन है कि पीएसपी और कस्टम्स में जो एलोकेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस हो। तो मैं पेपर अटेम्प्टिंग के साथ तो और चीजें जिनके ऊपर भी एक माइन्यूट सा कमेंट करना चाहूंगा जो कि आपकी ओवरऑल स्कोर को मुतासिर करती है। 3 चीजें हैं जो कि आपकी ओवरऑल स्कोर को मुतासिर करती है जो भी पीएमएस में या सीएसएस 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है आपका एमसीक्यूज में स्कोर। मिसाल के तौर पर जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनके पर क्वेश्चन पर पेपर 10 एमसीक्यूज ठीक होते हैं और 10 पेपर में वो 100 बन जाते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनके पर पेपर में 16 से 18 एमसीक्यूज ठीक होते हैं और यूं 10 पेपर्स में उनके 160 या 180 एमसीक्यूज ठीक होते हैं। तो पहला जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं लोग वो यहाँ पे कर लेते हैं कि एमसीक्यूज में आपका कितना डिफरेंट स्कोर है। सेकंड जो चीज आपको डिफरेंशिएट करती है या स्कोर ओवरऑल आपका मुतासिर करती है वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपका स्कोर। जीके के 3 पेपर्स में कहने को तो आपने 120 नंबर लेने होते हैं, लेकिन अक्सरियत हमेशा ऐसी है जो कि रिलाय करती है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर हमने 60 नंबर वहां पे ले लिए तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में अगर हम 30 भी नंबर ले ले तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये कि जो बिल्कुल एवरेज कैंडिडेट्स हैं वो इस सब्जेक्ट में 30 नंबर लेते हैं और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में वो 30 नंबर लेते हैं, और जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो इसमें कोई 70 नंबर जो है वो स्कोर कर लेते हैं। तो 40 नंबर का जो स्कोर है वो यहाँ से जो वो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तीसरी चीज है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स। अब पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट, कि आपसे सारे सवाल का जो टाइम है वो मैनेज हो पा रहा है या नहीं पा रहा।
सेकंड ये है कि आप जो भी सवाल अटेम्प्ट करें उसमें आप हेडिंग्स किस तरह की फ्रेज कर रहे हैं, रेलेवेंट कितना लिख रहे हैं, डायग्राम कितने अच्छे बना रहे हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, जो मैप है वो कितने अच्छे बना रहे हैं। फिर एक और तरीका भी विद इन पेपर डिफरेंशिएट करने का ये भी होता है कि आप दीगर लोगों से रिलेटिवली किस तरह का नॉलेज लिख रहे हैं। यानी कि एक इंडिविजुअल है, वो बात कर रहा है कि जी मुल्क में डेमोक्रेसी ना चलने की एक वजह मिलिट्री इंटरवेंशन है, और ये एक जनरल बात उसने लिखी। लेकिन उसी जगह पे एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने बात लिखी कि अकॉर्डिंग टू आयशा जलाल, शी राइट्स इन हर बुक डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया, democracy has not been able to thrive in Pakistan primarily because the military enjoys veto power in Pakistan's politics। मिसाल के तौर पर हम एक आर्गुमेंट ले लेते हैं, तो अब इन दोनों आर्गुमेंट्स में हम देखते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस है। एक आर्गुमेंट में जहां पे आप डिफरेंशिएट करती है, बल्कि द मैनर इन व्हिच यू राइट एंड द टाइप ऑफ नॉलेज यू इनकॉर्पोरेट, दे आल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इस सारी चीज का आखिरी बात में कहूं तो ताल्लुक है कि आप अपनी तैयारी में पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के ऊपर कितना काम करते हैं। बिकॉज आई बिलीव दैट व्हाट यू डू इन एग्जाम रूम डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट इन एग्जाम रूम। तो अभी आप एग्जाम रूम में नहीं है, जो आप अभी सारी एक्टिविटीज करेंगे यकीनन वो एग्जाम रूम में रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा सर, अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सवाल है, इंटरव्यू। अब काफ़ी बच्चे रिटन में पास होते हैं, और ख़ास करके 17 FIA कस्टम में, और सिमिलरली CSS में भी काफ़ी जो बच्चे हैं उनकी एलोकेशन नहीं होती। अगर काइंडली आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ योर इंटरव्यू। वेल, इंटरव्यू का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। CSS का जो इंटरव्यू है उसमें एक साइकोलॉजिकल पहलू है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हम जिसे कहते हैं, जो कि 2 दिन का हमारा चलता है, और एक है उसके बाद फाइनल इंटरव्यू। अब इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि वो तमाम तर कैंडिडेट्स जिनकी अपने बारे में, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन, अपने जो इलाके जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयार की होती है, या जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनका, उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन तैयार हुई होती है। तो वो एक इनिशियल स्टेज पे ही दीगर लोगों से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर लेते हैं। यानी कि जो पर्सनल प्रोफाइल है, पहले तो आपका इंटरव्यू में वो बड़ा जबरदस्त तैयार होना चाहिए, जिसमें आपकी एजुकेशन और दीगर चीजें आ गई। सेकंड चीज जो आ जाती है वो है कि आपने जिस सब्जेक्ट में डिग्री की है उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको जो सवाल पूछे जाएं वो आपको आने चाहिए। और तीसरे सवाल फिर होते हैं आपसे करंट अफेयर्स और ऑप्शनल में से, वो भी आपके रिक्विजिट लेवल पे तैयार होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर इंटरव्यू की तैयारी इन 3 पैराहों को सामने रखकर की जाए, और खास तौर पर प्रैक्टिस की जाए कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें फ्लो, हमारे जितने भी जो हम्बल बैकग्राउंड से लोग हैं, इवन अर्बन सेंटर से भी काफी ऐसे लोग हैं जिनसे अंग्रेजी फ्लुएंट मैनर में नहीं बोली जाती। अब ऐसा नहीं है कि अब उन्हें बिल्कुल कोई ब्रिटिश इंडिविजुअल यहाँ पे बनना है, लेकिन ये है कि रिक्विजिट लेवल पे उन्हें अंग्रेजी बोलने आने चाहिए। तो fluency of the language, knowledge over a particular subject, the personal profile, and your options all play an integral part in scoring good marks in your interview. In your interview. Besides this, एक और चीज भी है, वो है आपकी personality, the manner in which you dress, the manner in which you stress things, the manner in which you articulate and structure your arguments. ये तमाम तर चीजें भी आपके जो overall interview का score है उसको मुतासिर कर सकती हैं। सब्जेक्ट की आपने बात की, बड़ी जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, और काफी बच्चों के क्वेश्चंस जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो काइंडली अगर हमें आप गाइड कर सके कि इस दफा बच्चों को कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, और कंसिक्वेंटली भी अगर वो पे अपीयर होते हैं CSS में, तो सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपकी नज़र में अच्छे हैं। अच्छा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की डिबेट है उसमें एक बेसिक क्राइटेरिया मेरे ख्याल से अगर हम डिस्कस करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, बिजनेस और मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ना लोग अपीयर हो रहे थे। जो पहली क्राइटेरिया है कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की, वो ये है कि आपने देखना है कि आपका पर्सनल एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट में है या नहीं है, आपका जो रिसेंट डिग्री है उस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर एक इंडिविजुअल ने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की है, तो उसके लिए उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना कोई बड़ा मसला नहीं होगा। एक इंडिविजुअल ने अगर इकोनॉमिक्स में डिग्री की है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स ही एक बेहतर सब्जेक्ट होगा। यानी कि जो पहली क्राइटेरिया आपने जहन में रखनी है वो ये है कि चाहे जिस जिस डिग्री से आपने रिसेंटली क्वालिफाई किया है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप यूज कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा।
लेकिन ये जो पहली क्राइटेरिया है, इसमें जो हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले एस्पायरेंट्स हैं, उनका सवाल होता है कि सर हमने तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पेट्रोलियम के सब्जेक्ट पढ़े, उनका तो ना आईआर से लेना देना है, ना पॉलिटिकल साइंस से लेना देना है ना। अब इन लोगों के लिए सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आप वो सब्जेक्ट पिक करें जिसमें आप ये समझते हैं कि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। मिसाल के तौर पर आप आईआर का भी एक टॉपिक ट्रेंड को भी देखें, हालांकि स्कोरिंग ट्रेंड जैसी कोई बात को मैं खुद जो है वो इतनी लेवल तक नहीं मानता, क्योंकि एन मुमकिन है कि जो इस साल सब्जेक्ट जो है अच्छे तरीके से नंबर दे रहे थे, अगले साल वो आपको फेल करा दे। जैसे 2018 में इस्लामियात में 6000 लोग फेल हुए, इस साल जो इस्लामियात इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, हालांकि वो कंपल्सरी है। सेम इज ट्रू फॉर यूएस हिस्ट्री। 2018 में आप देखें कि 7000 लोग यूएस हिस्ट्री में फेल हुए, लेकिन इस साल जो है यूएस हिस्ट्री में 75 एक एवरेज स्कोर क्या है। तो आपके सवाल को अगर मैं कंक्लूड कर लूं तो जवाब उसका ये है कि अगर ये पता चल जाए ना कि इस साल कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि जबरदस्त स्कोर देंगे, तो मेरे ख्याल से ये पूरी डिबेट ही खत्म हो जाती है। द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल इन CSS or for that matter any competitive exam is unpredictability, and this is what makes this exam most curious exam, और जिसके लिए फिर स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई they just need to score good। लेकिन last but not least, the best subject is the best prepared one। अगर आपने फिजिक्स भी चूज किया हुआ है, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट चूज किया है, इवन आपने एनवायरमेंटल साइंस चूज किया है, या आपने सिंधी चूज किया हुआ है, अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार किया है तो यू कैन फेयरली स्कोर वेल। एक्सीलेंट। अभी जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे करेंगे, और आपने माशाल्लाह ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। अभी आपने सब्जेक्ट की जब बात की तो सब्जेक्ट सिलेक्शन से पहले काफ़ी बच्चों को एक चीज़ का बहुत बड़ा इशू होता है कि उनको मोटिवेशन मिले, तो वो मोटिवेशन मिलने के बाद ही सीएसएस की तरफ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट्स, फिर अटेम्प्ट, फिर अकेडमीज एटसेट्रा। तो सर आपकी जो मोटिवेशन है वो बेसिकली कौन सी है, जो आपने एक छोटे से गांव से लेकर पीएसपी तक का सफर तय किया, तो वो जो की मोटिवेशन है वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें। अच्छा, मोटिवेशन के लिए पहले तो चीज ये कि मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन नॉट विदाउट, यानी कि जो असल मोटिवेशन है वो अंदर से आती है, बाहर से उसका कम ही ताल्लुक है। अगर मैं पर्सनल बात करूं और फिर मैं जनरल बात करूं तो मेरी पर्सनल मोटिवेशन सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी वालिदा थी, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी मेरे लिए कि एक हम्बल बैकग्राउंड से रहते हुए उन्होंने अपनी ख्वाहिशें तो छोड़ ही दी, लेकिन अपनी जो जरूरियात थी वो कम कर दी। और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमारी इस पीढ़ी ने, इस जनरेशन ने अगर मेहनत मजदूरी की है तो हमारी अगली जनरेशन कम से कम ये जो है मेहनत मजदूरी के काम से हटकर कोई और शोबा जात में जो है वो तरक्की करेगी। तो पहली मेरी मोटिवेशन ये थी कि द एनकरेजमेंट प्रोवाइडेड टू, मैंने आपको बताया कि सर्कमस्टांसेस, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था और मैंने वहां पे वो इवेंट देखा कि किस तरह से जो है वो हमारा पूरा माशरा मफलूज हो गया है खास पर्टिकुलर इवेंट से, कि जब दो कम्युनिटीज आपस में लड़ पड़ी, तो कभी कभी सर्कमस्टांसेस एक इंडिविजुअल को जो है इस पर्टिकुलर गोल की तरफ जो है वो मूव करती। तीसरी होती है कि इनहेरेंट डिजायर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, कि आपकी एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन हो, सोशल रिकॉग्निशन हो कि भाई दुनिया में रोजाना 10 से 20 हजार लोग पैदा हो रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो चंद ही लोग हैं जो कि अपना नाम जो है वो वक्त की लहरों पर फाइनली लिख के चले जाते हैं। तो ये एक इनहेरेंट मोटिवेशन भी थी मेरे अंदर कि भाई काफी लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया में आए और चले गए, लेकिन चंद ही लोग हैं जो कि इस फलसफे में बिलीव करते हैं कि बजाय कि हम इल्जाम दें कि ये चीजें ठीक नहीं थी, वो खुद जो है वो आगे लेके जाए। जैसे किसी शायर ने कहा था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो ये अपने हिस्से की शम्मा जलाने वाला जो फलसफा है, यही एक सबसे बड़ी मोटिवेशन होता है। सर लास्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल वैसे तो दिल नहीं कर रहा कि आप इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, बड़ी कमाल की बातें कर रहे हैं, मुझे खुद एक बड़ी मोटिवेशन मिल रही है, हालांकि मैं भी बहुत सी मोटिवेशन देता हूं बच्चों को, आप चैनल पे देखेंगे, तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। तो लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत से किताब लिखे हुए हैबिट्स पे, आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जिसकी वजह से आप पीएचडी तक सफर तय आपने किया,
और मुझे पता है कि हैबिट्स की वजह से ही इंसान जो है कामयाब होता है, एक बड़ा इंसान बनता ही हैबिट्स की वजह से है। तो काइंडली हमें अगर थोड़े वर्डों में 1-2 मिनट 3 मिनट में अगर इसको आप कंसाइजली बताएं कि वो कौन सी हैबिट्स थी जिसकी वजह से आप पीएसपी ग्रुप तक पहुंचे और एक अच्छे इंसान बने। मशहूर है कि a man is known by the company he keeps। मैं उसे अगर यूं फ्रेज करूं कि an individual is known by the habits he practices, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो ये इंसान की आदत ही होती हैं जो कि किसी उसे एक खास डायरेक्शन में लेके जाती है। मेरी पहली जो हैबिट है वो ये कि रूटीन एक इंसान की बनी हुई होनी चाहिए। यानी कि खुदा ने 24 घंटे तो सब लोगों को दिए, लेकिन उन 24 घंटों का जो इफेक्टिव यूज है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं। क्या हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं एज ए सीएसएस एस्पायरेंट, 6 से 8 घंटे हम नींद करें और 1 या 2 घंटे हम सोशलाइजेशन करें। और मंडे टू सैटरडे में ये रूटीन फॉलो करता था, और संडे जो है वो मैं मुकम्मल जो है वो चिल कर लेता था। तो एक तो रूटीन का इस पूरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल है। ये अगर आपकी हैबिट बन जाए तो मेरे ख्याल से बहुत जो मुश्किल टास्क हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसमें आपकी फिर पर्सनल कन्विक्शन होनी चाहिए, जैसे मेरी होती थी कि आइदर मूव माउंटेन्स और डाई ट्राइंग देम। या तो आप पहाड़ हिला दें या कम से कम उन्हें हिलाने की कोशिश में मारे जाएं। सेकंड जो मेरी हैबिट थी इस पूरे मामले में वो ये थी कि कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना कि फला बंदे की मुझसे बेहतर तैयारी है, फला बंदे ने बड़े अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, फला बंदे तो 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ कैसे कॉम्पीट कर सकूंगा। अगर आपने ये फलसफा अभी से अपना लिया तो आप जंग में जाने से पहले ही ये जंग तस्लीम कर लें कि आप हार चुके हैं। तो आपकी ये जो पर्सनल कन्विक्शन है, जिससे मैं कहूँ कि फेथ इन योरसेल्फ, द बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू आर सेकंड टू नन, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी हैबिट है। आप उसे कह लें, फलसफा कह लें या हैबिट कह लें, ये आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और तीसरा ये कि हमेशा जद्दोजहद में बिलीव करना। जैसे फैज साहब ने कहा था कि अभी निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अब ये जो मंजिल जब तक आप नहीं हासिल करते तब तक रुकते नहीं है, ये जो फलसफा है आपका, ये जो हैबिट है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आप गिर जाते हैं लेकिन गिरने के बाद उठ जाते हैं, ये आपकी जो हैबिट है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। एक्सीलेंट। इस मोटिवेशन के बाद भी अगर कोई बच्चा ना सीख पाए, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बताने के बावजूद भी अगर बच्चा ना सीख पाए तो बहुत बड़ी जो है वो वी विल फील सॉरी फॉर ऑल ऑफ देम। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे और इसको शेयर ना करे और दूसरों तक ना पहुंचाए तो वो अनलकी होगा, और जहां तक नहीं पहुंचाता वो भी अनलकी होंगे। सर बहुत मज़ा आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हम 15-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो ये 25-30 मिनट आधे घंटे की तक वीडियो हो गई है। तो सबसे पहले सो मैं थैंक यू कहूँगा, और उसके बाद हो सकता है कि हम अगर इसके बाद एक वीडियो अगर बना सके, देखते हैं कि बच्चे हमारे से कितने क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे के क्वेश्चंस होते हैं को रह जाते हैं। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि हर क्वेश्चंस को, हर पहलू को टच करूं। अगर रह भी जाते हैं तो अगर काइंडली अगर पास होगा तो हमें टाइम जैसे हम एटलीस्ट एक और वीडियो बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, और मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है सर। अगर आप कुछ कहना चाहें, लास्ट मैसेज अगर देना चाहें। आप इस मामले के लिए सर थैंक यू सो मच। मुझे खुद बड़ी खुशी हुई कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि अपने हालात बदलना चाहते हैं और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, तो आई एम रेडीली अवेलेबल फॉर देम। आपके पास जितने भी क्वेरीज हैं, और बेशक वो कोई 2 घंटों तक का सेशन चला जाए, मेरे नज़दीक एकेडमिक ये जो सर्विसेज हैं ये हमें अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज में जो है वो रेंडर करनी चाहिए। तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to join you again for the betterment of all the guys who are part of the CSS fraternity. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. God bless you, sir. Thank you.